हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का यह हमारा लेक्चर एनवायरनमेंट का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1986 में किया था। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ओइकोस, जिसका मतलब होता है रहने का स्थान, तथा दूसरा शब्द है लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात पारिस्थितिकी या इकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतरक्रिया का भी अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के बारे में। तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। तो अब इकोसिस्टम एक ऐसी इकाई होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न जैविक और अजैविक घटक आपस में जटिल अंतरक्रियाएं करते हैं और इन्हीं अंतरक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट निश्चित जैविक संरचनाओं के भीतर होता है और जिसमें विभिन्न तत्वों का सजीव और निर्जीव अंशों में चक्रण होता रहता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र की यदि विशेषताओं की बात करें तो यह संरचित और सुसंगठित तंत्र होता है और यह एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों और ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है जिसकी उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। चलिए अब पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों की या कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें मुख्यतः अजैविक और जैविक घटक आते हैं। अजैविक घटक या अबायोटिक कंपोनेंट्स में भौतिक कारक के तहत तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृतियां जैसे भौतिक कारक आते हैं। इसके अलावा अकार्बनिक कारक में जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज और चट्टानें आती हैं। और कुछ कार्बनिक कारक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा भी इसी के अंतर्गत हैं। दूसरा कंपोनेंट है जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट। तो इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। उत्पादक या स्वपोषी संगठक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल आते हैं। और उपभोक्ता या कंज्यूमर के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी, खरगोश, ऊंट जैसे शाकाहारी जीव आते हैं। वहीं द्वितीयक उपभोक्ता में सांप और भेड़िए जैसे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए शाकभक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। फिर आते हैं तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष मांसभक्षी, जिसमें बाज, शार्क, शेर और बाघ जैसे पशु आते हैं जो कि प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं। आगे जैविक या बायोटिक कंपोनेंट्स का अगला प्रकार है डीकंपोजर्स या अपघटक। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और कवक जैसे सैप्रोफाइट्स या मृत जीवी आते हैं और ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। अब ये जो सैप्रोफाइट्स हैं वह अपने भोजन के लिए मृत पौधे या पशु पर अपने विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का उत्सर्जन करते हैं, जिससे इन मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से सामान्य अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन होता है जिनका अपघटकों द्वारा उपभोग किया जाता है। चलिए अब आगे जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से हैं। तो यह तंत्र पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होता है, जैसे जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियाँ, झील आदि। इनमें हमें भोजन, ईंधन, चारा और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। अब प्राकृतिक पारितंत्र में स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र दोनों आ जाते हैं। स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत वन, घास के मैदान, मरुस्थल तथा टुंड्रा आते हैं। वनों में भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन तथा टैगा वन आ जाते हैं। तो अब हम ये जो सारे स्थलीय पारितंत्र या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग पारितंत्र किस किस कंडीशंस में और विश्व के किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज्योग्राफी के लेक्चर में अलग से बनाऊंगा, जिसमें हम जानेंगे कि वन, घास के मैदान, मरुस्थल आदि जो क्षेत्र हैं उनमें पारितंत्र निर्माण के लिए कौन कौन सी कंडीशन, कितना तापमान, वर्षा की मात्रा आदि उपलब्ध होती हैं और उसकी भौगोलिक दशाएं किस तरह की हैं और ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जलीय पारितंत्र या एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं।
तो जलीय पारितंत्र 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्वच्छ जल पारितंत्र या अलवणीय जल पारितंत्र। इसके अंतर्गत स्थिर या रुका हुआ जल जो तालाब और झील में होता है तथा बहता हुआ जल जो झरने, पर्वतीय जल स्रोत, धाराएं और नदियों में पाया जाता है। अगला जलीय पारितंत्र है संक्रमणकालीन पारितंत्र। इसके अंतर्गत एस्चुरीज या ज्वारनदमुख, वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि और मैंग्रोव्स पारितंत्र आते हैं। इसके अलावा आता है सागरीय पारितंत्र या लवण पारितंत्र। इसमें खुला समुद्र, मूंगे की चट्टान या कोरल रीफ्स, बैरियर आइलैंड और शोर लाइन्स या तटरेखा आदि आते हैं। अब यह जलीय पारितंत्र जो है इसे भी बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि तापमान, सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य के प्रकाश में जलीय पारितंत्र में 200 मीटर से नीचे प्रकाश बिल्कुल समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसे प्रकाशिकी क्षेत्र या फोटिक जोन, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और अप्रकाशिकी क्षेत्र अफोटिक जोन, जहां पर प्राणी अवसादों पर निर्भर होते हैं और श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो इन 2 भागों में भी बांटा जाता है जलीय पारितंत्र को। अब जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले अगले कारक हैं लवणता, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा। अब इसके अंतर्गत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता 0.0010% होती है, जिसे 10 ppm के माध्यम से निरूपित किया जाता है। जलीय पारितंत्र में ऑक्सीजन वायु द्वारा और पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पहुंचती है। गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलनशील होती है। यदि जलीय पारितंत्र में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है तो जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं। अब इसके अलावा पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स भी जलीय पारितंत्र को प्रभावित करते हैं। अब आगे इसमें सागरीय पारितंत्र या मरीन इकोसिस्टम की यदि बात करें तो सागर ने पृथ्वी का 71% भाग घेरे हुआ है। इसकी औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है। सागरीय जीवों की बात करें तो इसमें मुख्यतः प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथम के रूप में जीवों को विभाजित किया जाता है। बात करें प्लैंकटन्स ऑर्गेनिज्म या प्लैंकटन समुदाय की तो सागर तल से 200 मीटर गहरे भाग में जल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जंतु, पादप आदि को प्लैंकटन कहा जाता है। इस श्रेणी में पादपों को फाइटोप्लैंक्टन्स और जंतुओं को ज़ूप्लैंक्टन्स कहते हैं। अब इसमें ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये सूक्ष्म आकार के अत्यधिक जनन क्षमता वाले पादप होते हैं। ये अत्यंत कम समय में अत्यधिक संख्या में जनन करते हैं, लेकिन उतनी ही संख्या में ज़ूप्लैंक्टन और अन्य समुद्री जीवों द्वारा इनका भक्षण कर लिया जाता है। और शैवाल और डायटम फाइटोप्लैंक्टन्स के प्रमुख उदाहरण हैं। बात करें ज़ूप्लैंक्टन्स की तो ये सागरी जंतुओं का जीवन रूप है। सागर में 1 मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक के जीव पाए जाते हैं और ये अपने पोषण स्तर के लिए शाकाहारी, मांसाहारी और अवसाद पोषित जंतु सभी प्रकार के हो सकते हैं। अब आगे बात करें नेक्टन समुदाय की या नेक्टन कम्युनिटी की तो इसके अंतर्गत बड़े आकार वाले और शक्तिशाली जंतु आते हैं। ये धाराओं के विपरीत तैरने में सक्षम होते हैं और अधिकांशतः ये कशेरुखी होते हैं। इसमें मुख्यतः मछलियाँ, सील, व्हेल, डॉल्फिन, सी काऊ आदि शामिल होते हैं। अब बात करते हैं बेंथिक समुदाय की तो इस समूह में सागर के तल के समीप रहने वाले पादप और जंतु आते हैं। इन जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये समुद्र में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों का 16% है। इस वर्ग में प्रमुख पादपों में सीवीड्स, बड़े शैवाल, जोस्टेरा, टर्टल घास और खरपतवार आदि आते हैं। और इसके जंतुओं की यदि बात करें तो इसमें कड़े खोल में रहने वाले जंतु अधिक होते हैं और इसमें बाइवेल, मुजेल, ऑयस्टर, स्टारफिश, शार्क, ऑक्टोपस, टैगाफिश आदि प्रमुख बेंथम जंतु हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं बैरियर आइलैंड इकोसिस्टम के बारे में। तो बैरियर्स का निर्माण सागर में मृदा के अवसाद के जमने के कारण होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। बैरियर आइलैंड स्थल और जलीय पारितंत्र के बीच का तंत्र होता है जिसमें दोनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और ये बैरियर आइलैंड्स तटीय क्षेत्र को तूफान और सुनामी आदि से बचाते हैं। अब अगला आता है तटरेखा पारितंत्र या शोर लाइन इकोसिस्टम। इसे अंतर्ज्वारीय पारितंत्र भी कहते हैं। इसे पथरीले और रेतीले तट में बांटा जाता है। यह निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के क्षेत्र के बीच पाया जाता है। यह क्षेत्र जलधारा, लवणता, तापमान, आर्द्रता आदि पर निर्भर करता है और इस क्षेत्र में ही स्प्रे जोन, हाई टाइड जोन, मिडल टाइड जोन, लो टाइड जोन आदि पाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रवाल भित्ति पारितंत्र या कोरल रीफ्स इकोसिस्टम के बारे में।
अब सबसे पहले देखते हैं कि कोरल या प्रवाल क्या होता है। तो कोरल एक जीवित प्राणी है जो जूज़ैंथले के साथ सहोपकारिता या सिम्बायोटिक में रहता है। इसमें क्या होता है कि जो जूज़ैंथली है वह कोरल को भोजन प्रदान करता है और कोरल इसे आवास प्रदान करता है। अब प्रवाल का जो रंग होता है वह जूज़ैंथले के कारण ही होता है। और प्रवाल एक चूना प्रधान जीव है जो मुख्य कठोर रचना वाले खोल में रहता है जिसमें मुलायम जीव रहते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागरों 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं। इनके जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। प्रवाल कम गहराई में पाए जाते हैं क्योंकि अधिक गहराई में सूर्य का प्रकाश नहीं होता और ऑक्सीजन की कमी भी होती है। अब प्रवाल के विकास के लिए अवसाद रहित जल होना चाहिए क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं। अब जब भी कोई प्रवाल मरता है तो दूसरा उसी के शरीर पर कड़ी के रूप में विकसित हो जाता है। इसीलिए इसकी आकृति टहनियों की तरह या शाखाओं की तरह हो जाती है और ये विशिष्ट प्रकार की रचना करते हैं जो दीवार की भांति दिखाई पड़ती है और इसी रचना को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि प्रवाल भित्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है तटीय प्रवाल भित्ति या फ्रिंजिंग रीफ्स। ये सामान्यतः महाद्वीपों और द्वीपों के तट में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनके और स्थल भाग के बीच में अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटे लैगून का निर्माण होता है जिसे बोट लैगून कहा जाता है। अब फ्रिंजिंग रीफ्स के कुछ उदाहरण हैं साउथ फ्लोरिडा, अंडमान और निकोबार, मन्नार की खाड़ी के निकट रामेश्वरम आदि के समीप इन्हें देखा जा सकता है। अब अगला प्रकार आता है अवरोधक प्रवाल भित्ति या बैरियर रीफ्स। यह अत्यंत विशालकाय होती है। इनका विकास तट के समांतर होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। अगली आती है एटोल या वलयकार प्रवाल भित्ति। ये अंगूठी या घोड़े के नाल के समान आकृति की होती हैं। इनके केंद्र में लैगून होता है। इनके बीच बीच में खुले भाग पाए जाने के कारण लैगून और सागर का संपर्क आपस में बना रहता है। अब इनके कुछ उदाहरण हैं फिजी अटॉल और एलिस द्वीप में फुनाफुटी अटॉल। इसके अलावा लक्षद्वीप समूह में भी अनेक अटॉल पाए जाते हैं। अब ये जो कोरल रीफ्स होती हैं ना, ये विभिन्न समुद्री जीव जंतुओं को आवास के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। इसी के चलते इन्हें सागरी जैव विविधता का हॉटस्पॉट या उष्ण स्थल कहा जाता है और इसे समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है। लेकिन अब ये जो प्रवाल भित्तियां हैं ये खतरे के स्तर तक पहुंच गई हैं। विश्व की 26% कोरल रीफ अति संकटग्रस्त हैं और अधिकांशतः विनाश के करीब हैं। प्रवाल भित्तियों पर खतरे के मुख्य कारक दो होते हैं। पहला है प्राकृतिक कारक जिसमें अल नीनो, हरिकेन्स, सागरी अम्लीकरण या ओशनिक एसिडिफिकेशन, प्रवाल भित्ति को खाने वाले समुदाय और डिजीजेस आदि आते हैं। इसके अलावा मानवीय कारण जो प्रवाल भित्तियों के लिए खतरा बने हुए हैं वे हैं मछली पकड़ने की गलत और क्षतिकारी पद्धति, तटीय विकास या कोस्टल डेवलपमेंट, बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान, पर्यटन, समुद्री प्रदूषण, तलछट या अवसादों में वृद्धि, कोरल खनन, जहाज़ों की धुलाई, परमाणु परीक्षण और आभूषण निर्माण के लिए प्रवाल का संचय। ये सभी कारक कोरल रीफ्स के अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। अब कोरल रीफ्स में क्या होता है ना कि जैसे समुद्री प्रदूषण होता है या फिर टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो कोरल के ऊपर निर्भर रहने वाले जो रंगीन जूज़ैंथले शैवाल होते हैं वह इस पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और कोरल के ऊपर से हटने लगते हैं और उनके हटने से प्रवाल अपने वास्तविक सफ़ेद कलर में आ जाता है। इसे ही प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। इसमें होता ये है कि टेम्परेचर बढ़ने से जो जूज़ैंथले है वह अपने प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ा देता है जिससे कि प्रवाल को प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है और इस मात्रा को संतुलित करने के लिए कोरल्स अपने शरीर से जूज़ैंथले को हटा देते हैं या फिर जूज़ैंथली शैवाल खुद ही अपने क्लोरोफिल को कम करने लगता है जिससे कि कोरल अपने वास्तविक रंग या सफ़ेद रंग में दिखने लगती है। प्रवाल विरंजन के चलते जो बहुत से कोरल्स मरते हैं उसके कारण उनके ऊपर निर्भर रहने वाले विभिन्न जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। अर्थात कोरल जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाने का काम करता है, इसीलिए इसे कीस्टोन प्रजाति भी कहा जाता है। अब भारत में कोरल मुख्यतः 4 क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कच्छ की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी और चौथा है लक्षद्वीप। इसके अलावा भी तरकरली, आंग्रिया बैंक,
विजयदुर्ग महाराष्ट्र और नैत्रानी द्वीप कर्नाटक आदि में भी देखे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्रवाल भित्ति का संरक्षण किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है वह इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव को सहायता प्रदान करता है, और यह जो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है यह वैज्ञानिक खोजों और समन्वय द्वारा कोरल पानी तंत्र की सूचना साझा करता है और उनके संरक्षण एवं प्रबंधन में सहायता उपलब्ध कराता है। अब बात करें भारत के द्वारा किए गए प्रयासों की, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है। भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया की मदद से प्रशिक्षण प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसमें प्रवाल भित्ति के संरक्षण के उपाय बताए गए। अब आगे स्वच्छ जल पारितंत्र के अंतर्गत देखते हैं कि झील पारितंत्र या लेक इकोसिस्टम कैसा होता है। तो लेक्स को मुख्यतः 4 विभेदित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला है लिटोरल जोन या वेलांचली मंडल। ये सतही या ऊपरी क्षेत्र है जहां उच्च जैव विविधता, प्रकाश और ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा, जलीय पादप, कछुए, मेंढक, मछली और पर्च जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा जोन है लिम्नेटिक जोन। यह क्षेत्र गर्म होता है और इसमें प्रकाश की उपलब्धता होती है और इसमें प्लैंकटन तथा बड़ी मछलियां पाई जाती हैं। तीसरा जोन है प्रोफंडल जोन। यह गहराई पर होता है जहां प्रकाश और ऑक्सीजन की कमी होती है। यह कम ठंडा और पौधों के अभाव वाला क्षेत्र है। अगला आता है बेंथिक जोन, जो अप्रकाशित क्षेत्र है जिसमें अधिकांशतः अपघटक और ड्वेलिंग फेस आदि पाए जाते हैं। अब पोषण के आधार पर भी ना झीलें 3 प्रकार की होती हैं। पहला है ओलिगोट्रॉफिक, दूसरा मीजोट्रॉफिक और तीसरा है यूट्रोफिक। चलिए अब संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र की यदि बात करें तो इसमें पहला आता है ज्वारनदमुख या एस्चुरीज। तो जब नदियां डेल्टा ना बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तो वहां एस्चुरी का निर्माण होता है। एस्चुरीज में लवण की मात्रा 0.5 पीपीटी से 35 पीपीटी के बीच होती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर नदी तथा समुद्र दोनों की ही विशेषताएं देखने मिलती हैं और इसी वजह से यहाँ की जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता बहुत अधिक होती है। ये विश्व के सबसे सर्वाधिक सघन बसावट वाले क्षेत्रों में से एक है। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता भी यूफ्रेटस नदी की एस्चुरी में ही विकसित हुई थी। एस्चुरी में ज्वारीय गतिविधियां भी सीमित होती हैं, इसीलिए यह एक शांत क्षेत्र है जो कि जीव जंतुओं को निवास के लिए आकर्षित करता है। जीव जंतुओं के लिए यहाँ भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। साथ ही लैगून, खाड़ी या पत्तन या हार्बर्स भी एस्चुरीज के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। आगे यह एस्चुरी प्रदूषण को भी नियंत्रित करती है। इसकी दलदली भूमि और पौधे नदियों द्वारा लाए गए अवसादों और प्रदूषकों को अवशोषित कर जल को स्वच्छ बनाते हैं। इसके पौधे मृदा के कटाव को तो रोकते ही हैं, लेकिन साथ ही समुद्री तूफान की प्रभाविता को भी कम करते हैं। ये एस्चुरीज ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके पीने योग्य जल उपलब्ध कराती हैं। भारत में माही, तापी, नर्मदा और मांडवी आदि नदियां एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्द्र भूमि पारितंत्र या वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में। तो रामसार कन्वेंशन 1971 ने आर्द्र भूमि को इस तरह से परिभाषित किया है कि दलदल या मार्स, पंक भूमि या फैन, पीठ भूमि, कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी, स्थिर जल या गतिमान जल तथा ताजा, खारा और लवण युक्त जल क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहा जाता है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत सागरीय क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है, जहां निम्न ज्वर के समय गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती। अब हम आर्द्र भूमियों के यदि वर्गीकरण की बात करें तो 3 तरह के वेटलैंड्स देखने मिलते हैं। पहला है समुद्र या तटीय आर्द्र भूमि, मरीन या कोस्टल वेटलैंड्स। इसके अंतर्गत खाड़ियां और स्ट्रेट्स, मरीन सब टाइडल एक्वेटिक बेड, कोरल रीफ्स, रॉक मरीन सोर्स, एस्चुरीज, बालू, गोटियां और कंकड़ तट, लैगून और मैंग्रोव्स आ जाते हैं। वेटलैंड का अगला प्रकार है अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि या इनलैंड वेटलैंड्स, जिसमें लेक या पॉन्ड्स, डेल्टास, स्ट्रीम्स या क्रीक्स, स्वैम्प या मार्स मतलब अनूप या कच्छ, स्वच्छ पानी स्प्रिंग या फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स आदि आते हैं। वेटलैंड्स का तीसरा प्रकार है मानव निर्मित आर्द्र भूमियाँ। इसमें एक्वाकल्चर, पॉन्ड्स, फार्म पॉन्ड्स, स्मॉल टैंक्स, इरिगेटेड लैंड, कैनाल्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एरियाज आदि आ जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये आर्द्र भूमियाँ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं या फिर इनके उपयोग क्या हैं।
तो वेटलैंड्स हमें प्रोविजनिंग सर्विसेज के रूप में भोजन, स्वच्छ पानी, ईंधन और फाइबर, आनुवांशिक संसाधन और बायोकेमिकल उत्पाद प्रदान करते हैं। साथ ही ये रेगुलेटिंग या विनियमन सेवाओं के अंतर्गत जलवायु नियमन, हाइड्रोलॉजिकल रिजिम्स, मृदा अपरदन से सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण का भी काम करते हैं। इसके अलावा कल्चरल सर्विसेज के अंतर्गत यह मनोरंजन, सौंदर्य, शैक्षिक, आध्यात्मिक तथा प्रेरणादायक स्रोत तथा परंपरागत जीवन निर्वाह और ज्ञान के स्रोत के रूप में भी उपलब्ध है। इसके अलावा सपोर्टिंग सर्विसेज में यह मृदा निर्माण, पोषक तत्वों का चक्रण, प्राथमिक उत्पादन, परागण, जैव विविधता आदि के मामलों में हमें सहायता भी प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं सब कार्यों की वजह से वेटलैंड्स का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है हमारे लिए। चलिए अब आर्द्र भूमियों में ही देखते हैं कि स्वैम्प या अनूप तथा कच्छ या मार्सेस क्या होते हैं। तो स्वैम्प एक ऐसी आर्द्र भूमि होती है जिसमें वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि कच्छ या मार्स में वृक्ष नहीं पाए जाते। ये दोनों प्रायः बहते जल से संबंधित हैं, इसीलिए इनमें उच्च उत्पादकता पाई जाती है। स्वैम्प या अनूप को आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है। ये नदियों या झीलों के किनारे पर हो सकते हैं। और कच्छ या मार्स अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित है। इसमें पेड़ों की जड़ें पानी के अंदर तथा पत्ती और तने पानी के बाहर होते हैं, और इन दोनों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अत्यधिक तीव्र गति से होती है। अब जानते हैं कि दलदल या बॉग क्या होता है। तो दलदल ऐसा क्षेत्र है जो वृक्षहीन या वृक्ष युक्त दोनों हो सकता है, लेकिन यह जलमग्न मृदा में ही पाया जाता है। उनमें पीट का संचय होता है और ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब दलदल से ही रिलेटेड एक और टर्म आता है जो है फैन। इसमें क्या होता है कि कुछ दलदली क्षेत्रों को जल की प्राप्ति वर्षा जल के बजाय भौम जल या धरातलीय अपवाह जल से होती है। इसे ही फैन कहा जाता है, लेकिन फैन की प्रकृति अम्लीय नहीं होती दलदल की तरह। चलिए अब बात करते हैं रामसार सम्मेलन 1971 के बारे में। तो 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित रामसार में एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा युक्ति युक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। यह एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशिष्ट पारितंत्र के लिए वैश्विक वातावरणीय संधि है। वर्तमान में सम्मेलन की 169 पार्टीज हैं। यह समझौता 1975 में लागू हुआ था और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। रामसार सम्मेलन के पक्षकार देशों का प्रमुख दायित्व इस प्रकार होता है कि आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में नामित करना, जहां तक संभव हो वेटलैंड्स के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं पर अवस्थित आर्द्र भूमियों तथा साझा पानी व्यवस्थाओं आदि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और आर्द्र भूमि रिजर्व भी बनाना। अब आगे बात करें तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 के बाद प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की। तो यह रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत ही कार्य करता है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्र भूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिसमें मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया हो, और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के स्थलों को केवल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की सहमति से ही हटाया जा सकता है। और भारत की तरफ से इस सूची में 1990 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पानी की कमी और चारागाह की कमी के कारण तथा 1993 में मणिपुर की लोकटक झील को यहां पर वनोन्मूलन और प्रदूषण की समस्या के कारण मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। 1993 में चिल्का झील को भी इसमें शामिल किया गया, जहां पर गाद या सिल्टेशन की समस्या बढ़ गई थी, लेकिन सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप इस स्थल को 2002 में मॉन्ट्रेक्स स्थल की सूची से हटा दिया गया तथा इसने रामसार संरक्षण पुरस्कार 2002 भी प्राप्त किया। अब इस रामसार कन्वेंशन के अनुसार भारत में लगभग 42 आर्द्र भूमियां मौजूद हैं। भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम NWCP या राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1985 में राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलाया था। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में भारत में स्थित आर्द्र भूमियों को संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देना, अति आवश्यक आर्द्र भूमियों के गहन संरक्षण के उपाय करना, कार्यक्रम की निगरानी करना और आर्द्र भूमियों की एक सूची तैयार करना आदि कार्य शामिल हैं। NWCP का नाम अब बदलकर राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया गया है। इसकी रणनीति के तहत
आर्द्र भूमियों को प्रोटेक्शन या सुरक्षा देना, उनके संरक्षण से संबंधित योजना बनाना तथा उनका प्रबंधन और निगरानी करना। इसके अलावा भारत में स्थित सभी आर्द्र भूमियों की व्यापक सूची या कंप्रहेंसिव इन्वेंटरी तैयार करना। साथ ही लेजिस्लेशन के तहत सरकार द्वारा आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए विभिन्न कानूनों का बनाए जाना और अनुसंधान कार्य तथा रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्द्र भूमियों की मैपिंग करना, ये सारी रणनीति आती हैं NWCMP प्रोग्राम के अंतर्गत। चलिए अब बात करते हैं मैंग्रोव पारितंत्र या मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में। तो मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द मैग्यू और अंग्रेजी शब्द ग्रोव से मिलकर हुई है। मैंग्रोव सामान्यतः वे वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों में, ज्वारनदमुखों में, ज्वारी क्रीक, पश्चजाल या बैक वाटर में, लैगून तथा पंख जमाव में विकसित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि मैंग्रोव वन का सर्वप्रथम उद्गम भारत के मलय क्षेत्र से हुआ और आज भी इस क्षेत्र में विश्व के सबसे ज्यादा मैंग्रोव प्रजातियां पाई जाती हैं। अब मैंग्रोव जो हैं वे सिर्फ खारे पानी में नहीं बल्कि ताजे पानी में भी उग सकते हैं। किसी मैंग्रोव क्षेत्र में पौधों की प्रजातियों की संख्या और उनके घनत्व को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक उस क्षेत्र की वनस्पति के खारे पानी को सहन करने की क्षमता और वहां का तापमान होता है। अब जानते हैं कि इन मैंग्रोव्स में विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके फीचर्स क्या क्या हैं। तो मैंग्रोव प्रजातियां बहुत ही अधिक सहनशील और प्रतिदिन पानी के बहाव को झेलती हैं। इसमें होता क्या है कि सभी मैंग्रोव पौधे अपनी जड़ों से पानी का अवशोषण करते समय नमक की कुछ मात्रा को अलग कर देते हैं। साथ ही ये पौधे दूसरे पौधों की अपेक्षा नमक की अधिक मात्रा अपने ऊतकों में सहन करने की क्षमता रखते हैं। कुछ पौधे अपनी पत्तियों पर पाई जाने वाली विशेष कोशिका से अतिरिक्त नमक को बाहर भी कर सकते हैं। अब मैंग्रोव सामान्यतः अस्थिर भूमि में उगते हैं। इनकी विलक्षणकारी जड़ें होती हैं जो इन्हें स्थायित्व प्रदान करने के साथ साथ तेज बहाव और तूफान में मजबूती भी प्रदान करती हैं। श्वसन में सहायता के लिए मैंग्रोव पौधों में विशेष श्वसन जड़ें विकसित होती हैं जिन्हें न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है और न्यूमेटोफोर्स के माध्यम से ही पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। अब इनकी बहुत सी प्रजातियों में नवअंकुरित पौधों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं और पानी पर तैरने के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जो उन्हें जीवित रहने में सहायता प्रदान करती हैं। कुछ प्रजातियों में क्रिप्टो विविपेरी प्रक्रिया को भी देखा जाता है, जैसे कि जरायुजता या विविपेरी मैंग्रोव की एक प्रजाति एविसीनिया एल्बा में यह प्रक्रिया देखी जाती है। इसके अंतर्गत भ्रूण विकास प्रक्रिया पेड़ से फलों के गिरने से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। आगे वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के उत्सर्जन को रोकने के लिए इन पौधों में मोटी चिकनी पत्तियां पाई जाती हैं। इनमें ऐसी जड़ें पाई जाती हैं जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ती हैं और सतह के ऊपर आ जाती हैं। अब होता क्या है कि जिन स्थानों पर मैंग्रोव उगते हैं वहां ऑक्सीजन की कमी रहती है। इस समस्या से निपटने के लिए मैंग्रोव पौधों में अतिरिक्त जड़ें पाई जाती हैं जिन्हें अनुकूलन जड़ें कहा जाता है। अब एक धारणा यह है कि मैंग्रोव सिर्फ समुद्र तटों के निकट बदबूदार कीचड़ में ही उगते हैं, लेकिन यह अवधारणा सही नहीं है क्योंकि मैंग्रोव रेतीली भूमि में और चट्टानी सतहों पर भी उग सकते हैं। चलिए अब मैंग्रोव क्षेत्र के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इसमें पहला आता है लाल मैंग्रोव या रेड मैंग्रोव्स। इन पौधों में बहुत अधिक खारे पानी को सहन करने की क्षमता होती है। ये समुद्र के नजदीक उगते हैं और इनमें अन्य मैंग्रोव पौधे की तरह ही विशेष रूपांतरित जड़ें पाई जाती हैं। ये जड़ें तनों के निचले भाग से होते हुए जमीन पर पहुंचती हैं और पौधे को स्थायित्व प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें स्थिर जड़ें भी कहा जाता है। ये जड़ें पौधों को ऐसे स्थान तक उगने में क्षमता प्रदान करती है जहां भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है। इन्हीं जड़ों में पौधों के वातावरण से हवा का आदान प्रदान और भूमि से पोषक तत्वों को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रकार आता है काले या ब्लैक मैंग्रोव्स। ये भी खारे पानी को सहन करने की अधिक क्षमता वाले होते हैं। इन पौधों में विशेष प्रकार की श्वसन जड़ें पाई जाती हैं जो दलदल में उगने वाले पौधों में देखी जा सकती हैं। इन जड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें लेंटिकल्स या वात रंध्र कहा जाता है। इनमें हवा का प्रवेश न्यूमेटोफोर्स के माध्यम से होता है। अब मैंग्रोव का अगला प्रकार है सफेद या व्हाइट मैंग्रोव्स। इनका नाम इनकी चिकनी सफेद छाल के कारण पड़ा है। इन पौधों को इनकी जड़ों और पत्तियों के विशेष प्रकार की बनावट के कारण अलग से ही पहचाना जा सकता है। आगे आते हैं बटनवुड मैंग्रोव्स। ये झाड़ी के आकार के पौधे होते हैं और इनका यह नाम इनके लाल भूरे रंग के तिकोने फलों के कारण होता है। ये सफेद मैंग्रोव के परिवार का ही अंग है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे वास्तविक मैंग्रोव नहीं मानते।
चलिए अब आगे भारत के संबंध में मैंग्रोव वनस्पति की बात करें तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति लगभग 4,921 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। यह विश्व मैंग्रोव्स का कुल 3.2% है। भारत में पाई जाने वाली मैंग्रोव वनस्पति का सबसे अधिक 43% सुंदरवन में पाया जाता है। इसके बाद 23% मैंग्रोव गुजरात में होते हैं और तीसरे नंबर पर आता है 13% मात्रा के साथ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। चलिए अब मैंग्रोव के सिग्निफिकेंस या महत्वों की यदि बात करें तो ये प्राकृतिक शरण स्थल के रूप में काम करते हैं। ये भोजन के स्रोत होते हैं विभिन्न प्रजातियों के लिए। मैंग्रोव वनस्पतियां प्राकृतिक जल शोधक के रूप में भी कार्य करती हैं। साथ ही मैंग्रोव वन लहरों की तीव्रता को कम करते हुए तलछटी हटाने का भी कार्य करते हैं। इसके लिए मैंग्रोव पौधे अपनी जटिल वायवीय जड़ों की सहायता से तलछट को बांध लेते हैं। इस प्रकार ये भूमि के विस्तारक के रूप में भी कार्य करते हैं। आगे मैंग्रोव पौधों की पत्तियों में लेवोनाइड पैदा होता है जो पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करता है। मैंग्रोव पौधे वायु के कार्बन का स्थिरीकरण करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के साथ हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम करते हैं। ये पौधे सर्पदंश, चर्म रोग, पेचिस और मूत्र संबंधी रोगों के उपचार के लिए तथा रक्त शोधक और गर्भ निरोधक के रूप में भी औषधीय रूप में प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही इनके कार्यों में तटीय शरण को रोकना, बाढ़ नियंत्रण आदि के साथ साथ आर्थिक लाभ के रूप में ये वानिकी उत्पाद, मत्स्य उत्पाद और लकड़ी के रूप में ईंधन तथा शहद आदि उत्पाद भी प्रदान करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इन मैंग्रोव्स की जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। उसके कारण यह है कि कृषि क्षेत्र का विस्तार, एक्वाकल्चर, झींगा का उत्पादन, होटल, उद्योग, हार्बर और पोर्ट आदि का निर्माण, औद्योगिक कचरा और विषैले पदार्थों का इनमें मिल जाना तथा जलवायु परिवर्तन, सुनामी और तूफान तथा बाढ़ जैसी क्रियाएं इनकी जैव विविधता को बहुत बड़े रूप में प्रभावित करती हैं। तो ये सारी बातें थी मैंग्रोव पारितंत्र के बारे में। चलिए अब आगे बात करते हैं कि मानव रूपांतरित पारितंत्र क्या होता है। तो मनुष्य की लालसा और उसकी जरूरतों ने प्राकृतिक पारितंत्र को बहुत अधिक प्रभावित किया है और इसी कारण जनसंख्या वृद्धि, मनुष्य की बढ़ती आवश्यकता और उसकी जीवन शैली में परिवर्तन के कारण प्राकृतिक पारितंत्रों में भी रूपांतरण देखने मिलता है, जो कि एक मानव रूपांतरित पारितंत्र को जन्म देता है। इसके कुछ उदाहरण हैं कृषि पारितंत्र, मानव निर्मित वन, नगरीय पारितंत्र और एक्वाकल्चर पारितंत्र आदि। अब मनुष्य ने जो पारिस्थितिकी तंत्र में रूपांतरण या उन्हें प्रभावित किया है ना, उसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके बारे में और उनसे ही रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजीज के बारे में जानते हैं। तो स्थलीय पारितंत्र में तो हम वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन और मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन जलीय पारितंत्र की कुछ समस्याओं को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है यूट्रोफिकेशन या जिसे सुपोषण भी कहा जाता है। तो इसको सामान्य शब्दों में देखें तो यूट्रोफिकेशन में जब भी किसी जलीय निकाय में कचरा या गाद का जमाव होने लगता है तो उसमें पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिसमें बायोलॉजिकल डिमांड फॉर ऑक्सीजन या बीओडी बढ़ जाती है। इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब इसे डिटेल में देखें तो घरेलू अपशिष्टों, नाइट्रोजन और फास्फेट की बहुलता वाले उर्वरक, भूस्राव और औद्योगिक कचरा, ये सब कचरे जब जल निकायों में मिलते हैं तो उन जल निकायों में बड़ी तीव्रता से पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। जल में अधिक पोषक वृद्धि से डकविट, वाटर हाइथिन्स या जलकुंभी, फाइटोप्लैंक्टन्स और दूसरे जलीय वनस्पति और सूक्ष्म जलीय जीवों में वृद्धि होने लगती है। अब इन जलीय जीवों में जब वृद्धि होती है तो उस जल निकाय की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, मतलब ये जीव अब ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग करने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अब सुपोषण के कारण होता क्या है कि जल निकाय में तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो उस जल निकाय के बड़ी संख्या में जलीय जीवों का नाश होने लगता है, वे मरने लगते हैं। और जब पौधे और जीव मरने और सड़ने करने लगते हैं तो उस जलीय निकाय से एक गंध पैदा होती है। इसी वजह से कुछ समय बाद वह जल मनुष्य के उपयोग के लायक नहीं रहता। अब यूट्रोफिकेशन के फलस्वरूप फाइटोप्लैंक्टन्स और शैवालों में बहुत अधिक और अचानक जो वृद्धि होती है उसके कारण पानी का रंग परिवर्तित हो जाता है, जिसे वाटर ब्लूम के नाम से जाना जाता है या फिर इसे एल्गल ब्लूम भी कहा जाता है।
अब यह एल्गल ब्लूम एक ऐसा पौधा है जो विषाक्त तत्व छोड़ता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में मछलियां मरने लगती हैं। अब यह जो सुपोषण है ना, यह प्राकृतिक रूप से भी होता है, लेकिन उसमें जो प्रक्रिया होती है उसकी स्पीड बहुत कम होती है। लेकिन जब मानवीय क्रियाओं के कारण जल निकाय प्रभावित होता है तो मानव निर्मित सुपोषण के चलते यह प्रक्रिया अत्यंत तेज हो जाती है, जो प्रकृति पर विपरीत प्रभाव भी डालती है। चलिए अब बात करते हैं रेड टाइड के बारे में। तो जब किसी जलीय क्षेत्र या समुद्र के फाइटोप्लैंक्टन्स में तीव्र वृद्धि हो जाती है, जिससे समुद्र का रंग परिवर्तित हो जाता है, तो उसे सामान्यतः रेड टाइड कहा जाता है। लेकिन जो समुद्र का रंग है ना, वह उसके प्रजाति पर निर्भर करता है, इसलिए कभी कभी रेड टाइड की जगह ब्राउन टाइड या ग्रीन टाइड शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः रेड टाइड डिनोफ्लैजिलेट के कारण होता है। रेड टाइड कुछ समय विशेष के लिए रहता है। यह जलीय पारितंत्र पर गहरा प्रभाव भी छोड़ता है। इससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है और कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स जलीय पारितंत्र को विषैला कर देते हैं, और इससे ही विषैले पदार्थ का संचयन जलीय जीव जंतुओं में होता है और उनके द्वारा ही यह मनुष्य तक भी पहुंच जाता है। तो ये सारी थी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित बातें। आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं, और लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।